हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है उत्कर्ष की इस पवित्र धरा पर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हस्ती मिटती नहीं भौतिकी की इस ज़माने से, हस्ती मिटती नहीं भौतिकी की इस ज़माने से। लेंज फैराडे करके गए प्रयोग जैसे प्रेरण से, गुलहिस्ता बस गया न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से। गुलहिस्ता बस गया न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से, चमक उठा आसमान तारों की टिमटिमाहट से, तारों की टिमटिमा। नमस्कार दोस्तों, साथियों, स्वागत, अभिनंदन। भौतिक विज्ञान की इस विशेष कड़ी परमाणु के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। बहुत सी बातें हमने इसके अंदर कही हैं। आप देखेंगे कि हमने परमाणवीय स्पेक्ट्रम की चर्चा की थी। परमाणवीय स्पेक्ट्रम का मतलब हमने कहा कि जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं उनका एक क्रमित समूह और उनकी लैम्बडा का घटता और बढ़ता क्रम, ये हमने परमाणु स्पेक्ट्रम में देखा। तो भिन्न भिन्न रेखाओं की भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य भी आई थी। आज हम उसी कड़ी को और आगे बढ़ा रहे हैं और जॉन जैकब बामर, ये लड़की का नाम नहीं है, बहुत विशेषज्ञ है, शानदार, उनके बारे में हम बात करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप जरा देखोगे मित्रों, आप देखोगे कि जॉन जैकब बामर महोदय का जो हेडिंग है वो क्या है, वो हेडिंग है स्पेक्ट्रमी रेखाएं। वो हेडिंग है स्पेक्ट्रमी रेखाएं। जरा देखिए क्या मीनिंग है स्पेक्ट्रमी रेखाओं का, जरा समझना है, देखना है। देखो, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का मतलब ये है कि ऐसा कहना है वैज्ञानिकों का कि जब किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, संक्रमित करता है, तो जब वो निम्न से उच्च में जाता है तो वो अस्थायी होता है। कहने का मतलब है विकिरणों का अवशोषण करता है, ऊर्जा अवशोषित करता है। परंतु होता क्या है कि जब वही इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से जब निम्न ऊर्जा स्तर में गमन करता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आने पर वो कुछ विकिरणों का अवशोषण करता है, उत्सर्जन करता है। और जब वो विकिरणों का उत्सर्जन करता है तो उन विकिरणों से संबंधित तरंगदैर्ध्य होती है, उनकी आवृत्ति होती है। अगर उन विकिरणों को, उन जिनकी निश्चित आवृत्ति निश्चित तरंगदैर्ध्य है, उनके घटते और बढ़ते क्रम में अगर व्यवस्थित कर दिया जाए तो इस प्रकार जो स्पेक्ट्रम बनता है, हालांकि कहते उसे भी परमाणुवीय स्पेक्ट्रम है, परंतु जब हम किसी एक तत्व के बारे में या किसी परमाणु के बारे में बात करते हैं तो हम पर्टिकुलर उसका नाम उस परमाणु से जोड़ देते हैं। जैसे मान लो मैं कहूँगा कि यहाँ इस एरिया के अंदर एक बहुत महान शासक या प्रशासक हुए थे, खेताराम जी सर, तो आज से इस चौराहे का नाम जो है वो चावड़ा चौराया होगा। तो कहने का मतलब ये चौराहे तो बहुत सारे हैं, चौराया तो एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, परंतु उस चौराहे का नाम उस परमाणु से या हम कहेंगे उस व्यक्ति से अगर जुड़ जाता है तो फिर उस नाम से वो संबोधित होता है। तो हालांकि जो परमाणुवीय स्पेक्ट्रम अपन ने पीछे पढ़ा वही लगभग बातें हैं, परंतु बात आती है जॉन जैकब बामर की। बामर महोदय ने एक विशेष परमाणु के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो विकिरणों या ऊर्जा का या ऊष्मा का अवशोषण करता है, परंतु जब वो वहाँ पे अस्थायी होता है और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, वो विकिरणों का उत्सर्जन करता है। इन विकिरणों से जो संबंधित रेखाएं बनती है, ये जो विकिरण होते हैं, इन रेखाओं को क्या कहा जाता है, इन रेखाओं को उत्सर्जित रेखाएं या स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहा गया है। तो आप देखोगे कि वो रेखाएं कौन कौन सी थी, जॉन जैकब बामर ने किन किन रेखाओं का नामकरण किया है, कैसे इनकी लैम्बडा निकाली जाती है, मैं सब बताने वाला हूं। और फिर बाद में हम उन्हीं रेखाओं के लैम्बडा को निकाल कर एक निश्चित ऑर्डर में जमाने वाले हैं और उनका वो जो क्रम होगा उसे अपन स्पेक्ट्रमी रेखाएं नाम देने वाले हैं। तो देखिए जरा, मैं कहूँगा जब किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन
जब किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो वह विकिरणों अथवा ऊर्जा का अवशोषण करता है, अथवा ऊर्जा का क्या करता है, अथवा ऊर्जा का अवशोषण करता है। क्लियर? मैं कहूंगा परंतु जब यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब यह इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से क्या करता है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो वह मैं कहूंगा किन्हीं जो अवशोषित किए थे, तो वह उन्हीं विकिरणों का उत्सर्जन करता है, जिन्हें अवशोषित किया जाता है, उत्सर्जन करता है, जिन्हें अवशोषित करता है। मैं कहूंगा इन विकिरणों की क्या होती है, इन विकिरणों की निश्चित तरंगदैर्ध्य व आवृत्ति होती है, इन विकिरणों की निश्चित तरंगदैर्ध्य व आवृत्ति होती है। यदि इन विकिरणों को मैं कहूंगा विकिरणों को तरंगदैर्ध्य या आवृत्ति के घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए। विकिरणों को तरंगदैर्ध्य आवृत्ति घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, तो प्राप्त स्पेक्ट्रम परमाणवीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो प्राप्त स्पेक्ट्रम परमाणवीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्लियर है इतना? तो इन विकिरणों की निश्चित तरंगदैर्ध्य व आवृत्ति होती है। यदि इन विकिरणों को तरंगदैर्ध्य आवृत्ति घटते और बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दें तो प्राप्त स्पेक्ट्रम परमाणु स्पेक्ट्रम कहलाता है। और इसकी अब बात करने वाला है जॉन जैकब बाबर।
जॉन जैकब बामर ने मित्रों हाइड्रोजन परमाणु को लेकर गांठ बांध ली। उन्होंने कहा कि जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो भिन्न भिन्न विकिरणों से संबंधित रेखाएं बनती है, जिन्हें स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहते हैं। उनकी निश्चित तरंगदैर्ध्य आवृत्ति होती, जिन्हें घटते बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हम कर सकते हैं। तो अब कैसे होगा और कौन कौन सी रेखाएं होती हैं वो मैं बताने वाला हूं। क्या क्या उन्होंने नाम दिए जरा देखिए। मैं कहूंगा सर्वप्रथम, सबसे पहले सर्वप्रथम जॉन जैकब बामर ने, सर्वप्रथम जॉन जैकब बामर ने क्या बोला? जॉन जैकब बामर ने हाइड्रोजन परमाणु, जॉन जैकब बामर ने हाइड्रोजन परमाणु का, सर्वप्रथम जॉन जैकब बामर ने हाइड्रोजन परमाणु का अध्ययन करते हुए यह स्पष्ट किया कि जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन, जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो वह क्या करेगा? तो वह भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य के विकिरण उत्सर्जित करता है। जरा देखो, तो वह भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य के क्या करता है? विकिरण उत्सर्जित करता है। अब क्या हुआ? इन विकिरणों से संबंधित कुछ रेखाएं बनी। इन विकिरणों से संबंधित रेखाओं को स्पेक्ट्रमी रेखाएं नाम दिया जाता है। स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहा जाता है। और क्या बोला उन्होंने? इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं के नाम किसने दिए? इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं के नाम जॉन जैकब बामर के अनुसार स्पेक्ट्रमी रेखाओं के नाम जॉन जैकब बामर के अनुसार क्या क्या दिए जाते हैं? क्या क्या नाम दिए गए हैं? मैं कहूंगा एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा, डैश डैश, एच अनंत। इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं के जो नाम हैं जॉन जैकब बामर के अनुसार एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा, डैश डैश नाम दिए गए हैं। और बात किसकी हुई है? हाइड्रोजन परमाणु की। तो उन्होंने भी हाइड्रोजन को रेफरेंस लेते हुए एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा और एच अनंत रेखाएं नाम दिया। एच अनंत रेखाएं
नाम दिया जाता है या नाम दिया गया। ठीक है, क्या खास बात थी इन रेखाओं की? इन रेखाओं की ये खास बात होती है मित्रों कि इनके एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जाने पर इनकी एक तो वेवलेंथ कम होती जाती है और दूसरी बात चमक जो है वो घटती जाती है। तो वो वेवलेंथ के कारण ही होता है। मैं कहूँगा इन रेखाओं की ये विशेषता होती है, इन रेखाओं की यह विशेषता होती है, इन रेखाओं की यह विशेषता होती है, इन रेखाओं की यह विशेषता होती है कि इनके एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जाने पर एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जाने पर क्या होता है? जाने पर इन रेखाओं की चमक व तरंगदैर्ध्य, इन रेखाओं की चमक व तरंगदैर्ध्य घटती जाती, चमक व तरंगदैर्ध्य घटती जाती है। क्लियर है? चमक और तरंगदैर्ध्य क्या होती है? घटती जाती। ठीक है भाई, हम लोग समझ गए। अब सवाल ये है कि चमक और तरंगदैर्ध्य घटती जाती, तो तरंगदैर्ध्य का कोई सूत्र तो होगा, कोई मापदंड तो होगा जिससे निकाली गई थी तरंगदैर्ध्य। बिल्कुल, बामर जी ने एक फॉर्मूला दिया है, हालांकि मैं वो आगे प्रूफ करवाने वाला हूं। उस फॉर्मूले के आधार पर उन्होंने कहा कि आप इस फॉर्मूले से तरंगदैर्ध्य निकाल लो और उनको घटते बढ़ते क्रम में जमा दो। तो देखिए कैसे जमाया, फिर सुनो। मैं कहूँगा बामर के अनुसार इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं की, बामर के अनुसार इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंगदैर्ध्य, निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती हैं। इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंगदैर्ध्य क्या है? निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती हैं। जरा देखिए क्या है वो सूत्र। तो उन्होंने ये सूत्र दिया 1/λ बराबर क्या था? RZ² 1/N1² माइनस का 1/N2²। नहीं आया समझ में? इस सूत्र के माध्यम से स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। 1/λ बराबर RZ² 1/N1² माइनस N2²। लैम्बडा क्या है? बोलो। लैम्बडा होगा उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्ध्य। जो लैम्बडा है, मैं कहूंगा लैम्बडा बराबर है उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्ध्य, क्लियर? लैम्बडा जो है वो है उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्ध्य। और Z जो होगा मेरे पास परमाणु क्रमांक। जैसे मान लो हाइड्रोजन है तो मैं 1 लूंगा, लिथियम है तो मैं 3 लूंगा। N1 N2 जो है वो क्या है? N1 बराबर है निम्न ऊर्जा स्तर। निम्न ऊर्जा स्तर का मतलब है कि ये कौन सा स्तर है? पहला, दूसरा, तीसरा। और N2 जो है वो है मेरे पास उच्च ऊर्जा स्तर। N2 जो होगा वो होगा मेरे पास उच्च ऊर्जा स्तर। इस फॉर्मूले की बदौलत उन्होंने हर रेखा की तरंगदैर्ध्य ज्ञात की
और उन्हें एक श्रेणी के रूप में जमा दिया या व्यवस्थित कर दिया, तो एक विशेष श्रेणी बन गई जिन्हें बामर श्रेणी कहा गया। तो इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं की एक सतत समूह को स्पेक्ट्रमी श्रेणी भी कहा जाता है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, लाइमन, बामर, पाश्चन वगैरह अपन आगे पढ़ेंगे। परंतु अभी जो श्रेणी काम में आएगी वो होगी बामर श्रेणी। मैं कहूंगा इन स्पेक्ट्रमी या इन विकिरण, मैं कहूंगा इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं की, इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं के समूह को, इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं के समूह को क्या कहा जाता है? समूह को स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहा जाता है। स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहा जाता है। अब बामर श्रेणी की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है मित्रों? केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने, कहां से होती है? बामर श्रेणी में N1 कितना होता है? N1 होता है 2। अब आप कहोगे N1 1 नहीं होता, N1 1 होता है लाइमन के लिए, तो N1 बराबर है 2 बामर श्रेणी के लिए, और N2 बराबर जो है वो है मेरे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8 डैश डैश इनफाइनाइट। बामर श्रेणी में मैं कहूंगा N1 बराबर कितना है 2 और N2 बराबर कितना है 3, 4, 5, 6, 7, 8 और डैश डैश अनंत। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि वो अनंत से भी आ सकता है। क्लियर? इसका मतलब ये है कि वो 3, मैं कहूँगा 3 से भी आ सकता है, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 8 से भी, और अनंत से पहले ऊर्जा स्तर में दूसरे ऊर्जा स्तर में आ सकता है, क्योंकि N1 बराबर 1 लाइमन के लिए होगा। तो अब इन सभी को, इन आंकड़ों को लेते हुए बामर जी ने क्या किया? H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा रेखा की तरंग दैर्ध्य बताई, जो वही मैं आपको कैलकुलेट करके बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं कहूंगा केस नंबर 1, बरसो। केस नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, सुनिए। केस नंबर 1 जो है मैं कहूंगा सबसे पहला है H अल्फा रेखा की तरंग दैर्ध्य। H अल्फा रेखा की क्या है? तरंग दैर्ध्य। जरा सुन लो। अब हमें H अल्फा का मतलब है पहली रेखा, तो पहली रेखा है तो मैं कहूंगा पहली N1 तो 2 फिक्स ही है, और N2 बराबर कितना होता है? 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश इनफाइनाइट। और आप देखोगे कि जो पहली रेखा है, पहली रेखा के लिए N2 कितना होगा मेरा? 3। तो ऐसी परिस्थिति में 1 मैं लैम्बडा अल्फा अगर कहूं तो ये हो जाएगा R Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस का 1/N2 स्क्वायर। तो 1 लैम्बडा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, मुझे ये बताओ। R तो R है रिडबर्ग नियतांक, ये मैंने लिखा नहीं है, इधर मैं लिख देता हूं। यहाँ पे R जो है, R है रिडबर्ग, वैज्ञानिक का नाम है रिडबर्ग नियतांक, और जिसका मान है 1.0973 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। याद रहेगा, ये इसका मान है। तो RZ जो है परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए हो गया 1/N1 स्क्वायर। N1 स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर, माइनस N2 है 3 का स्क्वायर। कितना आएगा ये? 1 लैम्बडा बराबर हो गया R, और ये 1 देखिए जरा क्या है ये, मैं कहूँगा 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1/4 माइनस का 1/9। आप देखोगे 1 लैम्बडा अल्फा बराबर R, ये हो गया मेरे पास 36। क्लियर? तो ये हो गया 9 माइनस का 4। फाइनली मैं कहूँगा अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 1 लैम्बडा बराबर हो गया 5R/9।
36। तो लैम्बडा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 36/5r। अगर मैं फाइनली सॉल्व करता हूं इसको तो मेरे पास ये आएगा लैम्बडा अल्फा बराबर ये मैं कहूँगा 36/5, r की वैल्यू है 1.0973 10⁻⁷। क्लियर है इतना। अगर मैं आगे बढ़ूं और इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा, तो मैं कहूँगा लैम्बडा अल्फा बराबर हो जाएगा मेरे पास 36/10। तो ये आंसर आ रहा है मित्रों 656.1 नैनोमीटर। नहीं आया समझ में? ये जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 656.1 नैनोमीटर। तो ये तो मित्रों एच अल्फा एच बीटा हमने मतलब अल्फा जो तरंग है पहली जो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी रेखा है उसके लिए वेवलेंथ अपन ने फाइंड की है 656.1 नैनोमीटर। फिर देखो अगर मैं आगे की बात करूं तो ये तो केस नंबर 1 हुआ। केस नंबर 2 देखो। अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूं तो केस नंबर 2 क्या है जरा सुनिए। केस नंबर 2 की मैं अगर बात करूंगा तो ये क्या है सुनिए। दूसरी मैं कहूंगा एच बीटा रेखा की तरंगदैर्ध्य, एच बीटा रेखा की तो जरा देखिए क्या है एच बीटा रेखा की तरंगदैर्ध्य जरा देखिए क्या होती है। एच बीटा रेखा के अंदर मैं अगर बात करूं तो ये दूसरी रेखा है तो n1 बराबर तो हो गया 2 और n2 बराबर जो है वो कितना होता है देखना है ध्यान से। n2 बराबर है 3 4 5 6 7 8 डैश डैश अनंत। तो ये मेरे पास अब मैं दूसरी रेखा की बात कर रहा हूं तो मैं कितना लूंगा यहाँ पे 4। क्या ये नहीं आया? तो 1 लैम्बडा बीटा बराबर हो जाएगा RZ² 1/n1² माइनस का 1/n2²। 1 लैम्बडा बीटा बराबर हो गया R हाइड्रोजन है तो ये हो गया 1, ये हो गया मेरे पास 2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा मेरे पास 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर कितना होगा 16। नहीं आया? तो अगर मैं ये बात करूं तो 1 ये मेरे पास हो जाएगा 1 लैम्बडा बीटा बराबर R1 का स्क्वायर 1 कितना है ये तो 4 फिक्स है 1/4 माइनस का 16। क्लियर? तो ये आ गया मेरे पास। अब देखो कितना एलसीएम लूं 16 ही ले लूं। ये R ये 16 ये कितना हो जाएगा 4 माइनस का 1 3R/16। लैम्बडा बीटा कितना आ जाएगा लैम्बडा बीटा बराबर होगा 16/3 इंटू R 16/3 इंटू R। जरा देखिए क्या है ये। अगर मैं इसकी बात करूं तो लैम्बडा बीटा बराबर हो जाएगा ये मेरे पास 16/3 इंटू R का मान 1.0973 10⁻⁷ क्या है 7। गॉट? अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो लैम्बडा बीटा जो आ रहा है 656 के बाद में सीधा मित्रों ये पहुंच जाता है 486.1 नैनोमीटर। याद रहेगा ये आता है मित्रों 486.1 नैनोमीटर। तो एच बीटा भी आ गई। अब कौन सी किसकी बारी है एच गामा की। तो देखिए मैं बात करता हूं केस नंबर 2 केस नंबर 3 केस नंबर 03। केस नंबर अगर 03 की मैं बात करूं तो मैं कहूंगा एच गामा रेखा की तरंगदैर्ध्य
एच गामा रेखा की क्या है, तरंगदैर्ध्य। जरा सुनो, एच गामा रेखा की अगर मैं बात करूं तो n1 बराबर तो कितना है, एच गामा की अगर बात करें तो n1 जो है वो तो है मेरे पास 2। अब n2 मैंने बोला वो होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8 डैश डैश अनंत। तो ये हो गया मेरे पास एच अल्फा एच बीटा। अब मैं कितना लूंगा, 5 लूंगा कि नहीं लूंगा, बिल्कुल लूंगा। तो बताइए मुझे कि 1 अपॉन लैम्बडा गामा बराबर आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस का n2 स्क्वायर। तो 1 अपॉन लैम्बडा गामा बराबर आर, ये 1 का स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस n2 कितना है मेरे पास, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 अपॉन लैम्बडा अल्फा, 1 अपॉन लैम्बडा अल्फा बराबर आर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ये हो गया 1/4 माइनस 1/25, 1/4 माइनस का 1/25 ये हो जाएगा लैम्बडा गामा लिखना था, ये गलत लिख दिया मैंने, 1 अपॉन लैम्बडा गामा। तो 1 अपॉन लैम्बडा गामा बराबर हो गया आर, ये हो गया, मैं कितना एलसीएम लूं भाई, 100 ले लूं, 100 ले लेता हूं। तो जरा देखिए ये कितना आ जाएगा, 25 माइनस के 4। तो यहाँ पे ये हो गया मेरे पास, हो गया है लैम्बडा गामा पे चल रहा हूं मैं, तो 1 अपॉन लैम्बडा गामा बराबर आर, ये हो गया 21/100। तो लैम्बडा गामा बराबर क्या हो जाएगा, 100/21 इंटू आर। जरा 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 क्या है देखिए, तो अगर मैं लैम्बडा गामा की बात करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 100/21 इंटू आर का मान 1.0973 10 की पावर 7। तो लैम्बडा गामा बराबर ये अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आ रहा है मित्रों 434.1 नैनोमीटर। आया आया समझ में ये कॉन्सेप्ट, आया आया, कितना आया, 434.1 नैनोमीटर। देखो जरा जल्दी से ध्यान से, चलो मैं आगे। तो मित्रों एच गामा भी हो गया। अब देखिए आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, और एच कौन सा रह गया, मैं कहूंगा केस नंबर 4, केस नंबर है 04, केस नंबर जो है वो है 04, वो क्या है, मैं कहूंगा एच अल्फा बीटा गामा एच डेल्टा रेखा की मैं कहूंगा तरंगदैर्ध्य। जरा 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 सुनिए क्या है ये, मैं कहूंगा एच डेल्टा रेखा की क्या है, तरंगदैर्ध्य। जरा देखो क्या है, अगर एच डेल्टा रेखा की बात करें तो मित्रों n1 तो 2 फिक्स है, n2 देखो, n2 है 3, 4, 5, 6, 7, 8 डैश डैश इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा देखिए, ये अल्फा बीटा गामा, अब डेल्टा, डेल्टा के लिए कितना नंबर लगेगा, 6 का, 6 का।
तो ऐसी परिस्थिति में मैं कहूँगा 1 अपॉन लैम्बडा डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्बडा डेल्टा इक्वल्स टू 1 RZ², 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन N2 स्क्वायर, 1 अपॉन लैम्बडा डेल्टा इक्वल्स टू हो जाएगा R 1 का स्क्वायर 1 अपॉन N1, N1 का हो गया 2 का स्क्वायर माइनस N2, N2 कितना है मेरे पास 6 का स्क्वायर। क्लियर है ये। तो मैंने कहा 1 अपॉन लैम्बडा डेल्टा इक्वल्स टू R 1 अपॉन 4 माइनस का 1 अपॉन 36। नहीं आया समझ में, ये R1 हो गया, डेल्टा में निकाल रहा हूं तो 1 अपॉन लैम्बडा डेल्टा इक्वल्स टू R ये हो गया 36 माइनस का 4, नहीं ये मैं कहूँगा ये मैंने 36 लिया है एलसीएम, तो 9 चौक 36 माइनस का 1, जरा 1 अपॉन लैम्बडा डेल्टा इक्वल्स टू R कितना हो गया 8/36। नहीं आया। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आप देखोगे कि यहां पर लैम्बडा जो ये डेल्टा है वो क्या होता है मेरे पास 36/8 इंटू R, 36/8 इंटू R, तो लैम्बडा डेल्टा इक्वल्स टू 36/8, R का मान 1.097 10 की पावर 7। गॉट। तो लैम्बडा डेल्टा बराबर हो जाएगा मेरे पास, ये मैं कहूँगा 400, पीछे कितना आ रखा है, पीछे आ रखा है कि 434.1, 434.1 है, तो ये होगा मित्रों 410.2 नैनोमीटर। अब आप कहोगे ये कहाँ से आया रिजल्ट, तो मैं ये कहूँगा कि मेरे ये रटा हुआ है। तो क्यों रटा है मैंने, ताकि आपको ये कैलकुलेशन करने में आपका समय जाया ना हो, समय खराब ना हो। तो 410.2 नैनोमीटर के करीब ये आया हमारे पास, किसकी रेखा का, ये आया है केस 4। ओके, अब जरा देखो केस 4 ये आया है। अब लास्ट केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या कह रहा है समझना है। केस नंबर 5 कह रहा है, मैं कहूँगा केस नंबर 5 हो जाएगा H अनंत रेखा की तरंग दैर्ध्य, H अनंत रेखा की क्या कर दूंगा मैं, तरंग दैर्ध्य निकाल रहा हूँ, जरा देखिए ध्यान से। H अनंत रेखा की तरंग दैर्ध्य सुनी, तो बामर सीरीज चल रही है तो N1 तो 2 होगा ही होगा, और N2 बराबर होगा 3 4 5 6 7 8 डैश डैश अनंत। तो अब जाहिर सी बात है अनंत रेखा की बात हो रही है, तो N2 में कितना लूंगा, अनंत लूंगा। तो ऐसी परिस्थिति में मैं कहूँगा 1 अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटी बराबर RZ², 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो 1 अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटी बराबर R, Z का मतलब 1 स्क्वायर, 1 अपॉन N1 कितना है भाई, N1 है 2 का स्क्वायर माइनस N2 कितना है मेरे पास इन्फिनिटी। क्या होगा 1 अपॉन लैम्बडा अनंत बराबर R1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 1/4, 1/1/0 का होल स्क्वायर, 1 लैम्बडा इन्फिनिटी बराबर R 1/4, 0 ऊपर जाएगा 0, नहीं आया। 1 अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटी बराबर R/4, तो मुझे बताओ लैम्बडा इन्फिनिटी बराबर 4/R, क्या ये क्लियर है। अब इसमें अगर हम देखें तो लैम्बडा अनंत बराबर हो जाएगा 4/4
1.0973 10⁻⁷। तो लैम्बडा अनंत बराबर होगा मेरे पास, ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी मेरे पास कितनी, मैं कहूँगा 364.6 नैनोमीटर। 364.6 नैनोमीटर। क्या मित्रों आपको एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, डेल्टा सभी रेखाओं की तरंगदैर्ध्य पता चल गई? अब हमें हाइड्रोजन का परमाणु स्पेक्ट्रम बनाना है, तो वो अब मैं कैसे बनाऊंगा जरा देखिए। सबसे पहले मैं हाइड्रोजन का परमाणु स्पेक्ट्रम बना रहा हूं, तो उसके लिए हमें इन रेखाओं को ध्यान से देखना है, जरा देखिएगा। अब देखो ध्यान से, जैसे मैं कहूं कि ये वाली रेखा है, ये वाली रेखा हो गई एक, तो पहली ये रेखा होगी, ठीक। अब मैं इधर से नहीं, इधर से बनाना शुरू करता हूं, ठीक है। ये हो गई मेरे पास ये पहली रेखा। फिर आप देखोगे एच बीटा, फिर आप देखोगे एच गामा, फिर आप देखोगे ये हो गया एच डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और डैश डैश करके मैं ये बना दूंगा एच अनंत। गॉड। तो आशा करूंगा ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मैं कहूँगा ये रेखाएं मैं बना रहा हूँ, इनके नाम दूंगा, इनकी तरंगदैर्ध्य लिखूंगा। यस, जरा देखो, ऐसा सुंदर डायग्राम मित्रों गूगल पर भी नहीं मिलेगा आपको। देखो ये जो यहाँ है, ये है एच अनंत रेखा, तो ये धीरे धीरे यहाँ से मैंने अनंत तक बढ़ाया है। मैं कहूँगा ये है मेरे पास एच अल्फा, ये है मेरे पास एच बीटा, ये है मेरे पास एच गामा, ये है मेरे पास एच डेल्टा। क्लियर? एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा, और ये है मेरे पास एच अनंत। क्या है? एच अनंत। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है मेरे पास 656.1 नैनोमीटर, अभी पीछे आया। ये है मेरे पास 486.1 नैनोमीटर, ये हुआ मेरे पास 434.1 नैनोमीटर, ये हुआ है मेरे पास 364.6 नैनोमीटर। ओके, नहीं ये नहीं है, 410.2 नैनोमीटर, और लास्ट ये जो है ये है 364.6 नैनोमीटर। क्या यहाँ तक ये समझ आया? आपको मैं रिजल्ट बता देता हूँ चारों के चारों। देखिए ये 364.6 है, और ये H 410.2 है, और ये 434.1 है, और ये है 486, और आप देखोगे ये है 656.1। तो यहीं से अपन ने आंकड़ा शुरू किया था, 656.1, 486.1, 434.1, 410.2 और 364.6। तो इसको मित्रों कहा जाता है हाइड्रोजन परमाणु का बामर स्पेक्ट्रम कह दो, या हाइड्रोजन परमाणु का परमाणवीय स्पेक्ट्रम कह दो, एक ही बात है। हाइड्रोजन परमाणु का परमाणवीय स्पेक्ट्रम कह दो, एक ही बात है। क्या ये क्लियर है?
तो आप देखोगे कि ये जो रेखाएं हैं इनका ये घटता क्रम है। तो इनके एक सिरे से दूसरे सिरे पर जब अपन जाते हैं तो इन रेखाओं की चमक और तरंग दैर्ध्य घटती जाती हैं। ऐसा बामर महोदय ने खोजा था और इसको उन्होंने ऐसे व्यवस्थित करके नाम दे दिया हाइड्रोजन परमाणु का परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। आशा करता हूं आपको बहुत बेहतर तरीके से ये समझ आया। अब मैं अगले टॉपिक में चल लेता हूं, क्या है वो देखिए। तो चलूं सुनिए, इलेक्ट्रॉन कक्षाएं, क्या है वो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन कक्षाएं। जरा देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की बात करूं तो बामर जी का भी ये मानना है कि इलेक्ट्रॉन, बामर जी और रदरफोर्ड दोनों का, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक में स्थिर नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों तरफ कक्षा में क्या करता है, परिक्रमणशील होता है, गतिशील रहता है। तो आप जानते हो कि वो कक्षाएं बोहर के अनुसार वृत्ताकार होती हैं और उन कक्षा में घूमना मित्रों कोई चैलेंज या बिना चैलेंज वाला काम नहीं है। उस कक्षा में घूमने के लिए क्या चाहिए, अभिकेंद्रीय बल चाहिए। और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन इतना शक्तिशाली नहीं है कि खुद अभिकेंद्रीय बल ले सके या मतलब उत्पन्न कर सके। वो लेगा, परंतु उसे अभिकेंद्रीय बल कहाँ से मिलेगा, वहां पर जो मेन या मुख्य बल है वो उसे देगा। तो मुख्य बल कौन है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, जरा देखिए ध्यान से। आप देखोगे ये बहुत बड़ी कक्षा है, आप देखोगे उसके बाद ये कक्षा है, आप देखोगे उसके बाद ये भी कक्षा है, क्लियर। आप देखोगे उसके बाद ये भी कक्षा है, और ये क्या है, ये मैंने कहा नाभिक है, ये उसका क्या है, नाभिक है, ये नाभिक है। तो ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर तो सारा धनावेश है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर भी लगा रहा है, यहाँ पर भी लगा रहा है, यहाँ पर भी लगा रहा है। तो इससे चक्कर लगाने के लिए क्या चाहिए, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चाहिए। तो ये है मित्रों पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है, वो है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। F इक्वल टू के Q1 की जगह मैं कहूँगा धनावेश है Q, यानी प्रोटॉन पर आवेश E, और वो है ऋणावेश माइनस का E इलेक्ट्रॉन बट्टे क्या हो गया R स्क्वायर। मान लो यहाँ R क्या है, R है यहाँ पर कक्षा की त्रिज्या, यहाँ R क्या है, यहाँ R है मेरे पास कक्षा की त्रिज्या। तो ये जो मुख्य बल है मित्रों, ये मुख्य बल हिज क्या करता है, ये मुख्य बल हिज इलेक्ट्रॉन को क्या देता है, ये मुख्य बल हिज इलेक्ट्रॉन को क्या देता है, अभिकेंद्रीय बल देता है, जिसकी बदौलत वो घूम पाता है। अब देखिए, अभिकेंद्रीय बल लगता है बाहर से अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ, और ये बल लगता है अंदर से बाहर की तरफ। ये बाहर से अंदर आया, ये अंदर से बाहर गया, यस लपा, ये दोनों ग्रिप कर जाते हैं एक दूसरे को। जब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पूरा टोटल बल अगर 0 है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर पाएगा, घूम पाए। तो साम्य अवस्था में अगर उसे गुणन करना है तो कुल बल क्या हो जाना चाहिए, 0। मैं कहूंगा रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक में स्थिर नहीं होता है। मैं कहूंगा रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक में स्थिर नहीं होता है। यह नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षा में, मैं कहूंगा नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में गतिशील होता है। क्या होता है, वृत्ताकार कक्षा में गतिशील होता है। मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन की
उस निश्चित कक्षा के संगत, इलेक्ट्रॉन की उस निश्चित कक्षा के संगत, इलेक्ट्रॉन की उस निश्चित कक्षा के संगत ऊर्जा होती है, जिसे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर कहा जाता है, जिसे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर कहा जाता है। मैं कहूँगा अतः इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों तरफ परिक्रमण करने के लिए, नाभिक के चारों तरफ परिक्रमण करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन, नाभिक पर, मैं कहूँगा नाभिक पर उपस्थित धनावेश एवं इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित ऋणावेश, नाभिक पर उपस्थित धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित ऋणावेश के मध्य कार्यरत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है, कार्यरत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो मैं कहूँगा साम्य अवस्था में क्या होगा, साम्य अवस्था में कुल बल 0 होगा, साम्य अवस्था में कुल बल क्या हो जाएगा, 0। तो मुझे ये बताओ कि एक तो इसके ऊपर ये है, एक है अभिकेंद्रीय बल, तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा स्थिर वैद्युत कुल बल 0 करना है, तो स्थिर वैद्युत आकर्षण प्लस क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल प्लस अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, 0। तो मैं कहूँगा माइनस का अभी पीछे बताया ke²/r, माइनस का ke²/r, ठीक, माइनस का ke²/r² प्लस mv²/r बराबर 0 आएगा कि नहीं है, कुल बल 0 हो गया। मैंने इसको इधर भेज दिया, mv²/ke²/r²। बताइए क्या ये समीकरण समझ आई? इस समीकरण का ही जब रोल है मित्रों आगे, इसी से मैं कुल ऊर्जा निकालूंगा, इसी से मैं बहुत सी बातें निकालने वाला हूं। बताइए क्या ये सारी इक्वेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताएं जरा जल्दी से। क्या मैं आगे बढ़ूं?
तो मित्रों मैं आशा करता हूं यहाँ तक तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आया है और आपने देखा कि ये हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन कक्षाएं क्या होती हैं। ये नाभिक में रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक में स्थिर नहीं होता है, चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है और इस निश्चित कक्षा के संग जो ऊर्जा होती है उसे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर कहते हैं। और ये अपन ने हाइड्रोजन का परमाणु स्पेक्ट्रम देखा था कि कौन कौन सी रेखाएं बनती हैं। तो आशा करूंगा मित्रों ये सारी रेखाओं की जो तरंग दैर्ध्य मैंने निकाली थी वो सब आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गई है, बहुत ही बेहतरीन। तो आज के लिए मुझे इसको यहीं रोकना पड़ेगा, मैं अगली कड़ी के अंदर इसको और आगे बढ़ाऊंगा और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से मैं इस टॉपिक को प्रारंभ करूंगा फिर से। तो कुछ चंद पंक्तियों के साथ इस सभा को मैं विराम देना चाहूंगा। वो चंद पंक्तियां क्या है जरा सुनिए कि अर्जुन सा निशाना रख, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई और बहाना रख, मन में ना कोई और बहाना रख, जो लक्ष्य सामने है तेरे, जो लक्ष्य सामने है तेरे, बस उस पर अपना ठिकाना रख, उस पर अपना ठिकाना रख। थैंक यू मित्रों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।